नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। नेपाल में 2 दशकों के राजनीतिक बदलावों के बाद भी जनता निराश और हताश है। नेपाल में 240 साल पुरानी राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के बाद माओवादियों की सरकार बनी, लेकिन जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोगों की जान गई। लोकतंत्र से निराश हुए लोग फिर से सड़कों पर आए और राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई, 2015 में नया संविधान इस सपने के साथ लागू हुआ कि नेपाल की जनता के बीच खुशहाली आएगी, लेकिन सच तो यही है कि नेपाल में कभी लोकतंत्र फल फूल ही नहीं पाया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से जनता पहले से ही त्रस्त थी और इसी बीच ओली सरकार के सोशल मीडिया पर बैन के फैसले ने आग में घी का काम किया और जनता सड़कों पर उतर आई। कई दिन तक चली इस हिंसा में नेपाल की संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट को भी फूंकने की कोशिश हुई। पूरे नेपाल में तख्ता पलट के हालात बने और इसी बीच प्रधानमंत्री ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। सेना ने नेपाल की बागडोर संभाल ली। अंतरिम पीएम बनाने की कोशिशें जारी हैं। कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या नेपाल में अराजकता का जो दौर चल रहा है वो खत्म हो पाएगा। दहाड़ में आज नेपाल में पनपे हालातों को लेकर और नेपाल का भविष्य क्या होगा, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए सवाल रख देती हूं आपके सामने और उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा, सत्ता पर तनाव, आंदोलनकारियों में टकराव, युवाओं का आक्रोश, भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह, लोकतंत्र की बहाली लेकिन नहीं आई खुशहाली, पीएम पर जारी घमासान, कहां है समाधान, भीड़ तंत्र वर्सेस लोकतंत्र, नेपाल में सत्ता षड्यंत्र। हमारे साथ अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक के तौर पर मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। संजय केडिया नेपाल के बिजनेसमैन है, उद्योगपति, हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। कंचन झा नेपाली कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद है और बरखा त्रेहान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। कंचन झा, एक बार फिर से आपके साथ शुरुआत करते हुए, 3 दिन पहले आपसे चर्चा करने का मौका मिला था और उस वक्त आप लोग ये चाहते थे कि ये सरकार पद छोड़ दे, सत्ता से बेदखल हो जाए, और वो अब हो चुका है नेपाल के अंदर। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर अराजकता नजर आ रही है। तमाम भवनों को आग के हवाले किया जा रहा है। सेना के नियंत्रण में सब कुछ आ चुका है। वहां के लोग चाहते क्या हैं? पीएम के नाम पर सहमति बन नहीं पा रही। जिनका नाम आगे है वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते, जिम्मेदारी को संभालना नहीं चाहते। तो चाहते क्या है नेपाल के लोग, क्या हो? थैंक यू। सर्वप्रथम सबको नमस्कार। नमस्कार। और मैं अपना बात कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि 8 सितंबर की सुबह की शुरुआत हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, जनरेशन जी की क्रांति के रूप में हुई थी। लेकिन 9 सितंबर की रात को 10 बजे सेना सामने आते ही ये साफ हो गया है था कि आंदोलन अब भ्रांति में बदल चुका है और नेपाल इस समय एक गहरे अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में है। लेकिन सकारात्मक बात यह है कि अभी अंतरिम सरकार के जो गठन की जो प्रक्रिया है वो जनरेशन जी आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों के हाथ से पूरी तरह फिसली नहीं है। मुझे लगता है बाहर से देखने पर अब भी उनका दबदबा बना हुआ है और वे अंतरिम सरकार गठन की चर्चाओं और प्रक्रिया में भी शामिल हैं। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जनरेशन जी समूह के भीतर अब फूट साफ दिखाई देने लगी है। और लेकिन मूल सवाल अभी भी ये है कि हालात अभी परिपक्व, मैच्योर्ड नहीं हुई है। जल्दबाजी अगर हम करेंगे तो परिणाम इमैच्योर्ड होंगे और देर अगर करेंगे तो मौका परस्त ताकतें और समूह अधिक सक्रिय होंगे, जो हम लोग 2 दिन से देख ही रहे हैं। इसलिए इस समय धैर्य और चपलता के बीच मुझे लगता है कि संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज
नेपाल के सड़कों पर ही नहीं कि नेपाल के संविधान के ऊपर भी सेना सर्वा बन गई है। जनता को लगने लगा है कि सत्ता बंदूक की नोक पर चलाई जा रही है। सेना विदेशी ताकतों के भी दबावों में आ रही है, लेकिन ऐसी आशंकाएं भी बढ़ रही है कि अफवाहें और साजिशों के बीच कहानियों तेजी से फैल रही है। सो हमारे दल और संपूर्ण लोकतांत्रिक दल का यही आह्वान है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख जो अभी भी संविधान के तरह बने हुए हैं, उनको सार्वजनिक रूप से ही अब वक्तव्य देना चाहिए और उन्हीं के नेतृत्व में जनरेशन जी की जो मांगे हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और भी हम बात अब रखेंगे जब चर्चा आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आंचल मल्होत्रा सर, नेपाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से असफल है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। कंचन झा की अगर बातों से मैं उसका एक निचोड़ निकालूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उस सत्ता पर काबिज रहना चाहते थे। जो जनता आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे वो बदलाव तो चाहते थे, लेकिन उस बदलाव के बाद कहीं ना कहीं एक हनक, एक कंट्रोल वाली फीलिंग उन आंदोलनकारियों में भी नजर आती है। जो नाम सामने है वो सत्ता की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, सेना अपना कंट्रोल चाहती है। ऐसे में विदेशी ताकतों के पास भी मौका है, लेकिन नेपाल स्थिर कैसे होगा? नेपाल में अभी एट द मोमेंट क्या लगता है आपको कि होना चाहिए जिससे वहां पर या तो लोकतंत्र ठीक से चले और या फिर सिर्फ राजशाही ही बची है? क्योंकि वहां की जनता ने तो तमाम क्रांति का सर दौर देख लिया। राजतंत्र हटा, फिर उसके बाद लोकतंत्र आया, सरकारें बदलती गई, किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। देखिए, नमस्कार। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है तो पिछले कई साल से आप देख रहे हैं कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। कई कारण हैं उसके और कितनी सरकारें बदली जा चुकी हैं, लेकिन गौरतलब यह है कि हर बार ही लोग हैं जो हैं, तो जनता उनसे काफी हद तक दुखी हो चुकी है। तो जहां तक इस क्रांति का सवाल है उसके लिए बहुत सी जस्टिफिकेशन है, बहुत से जस्टिफाइबल रीजंस हैं। लेकिन जब इस तरह की एक पीपल्स रिवोल्ट होती है जिसके कोई फेस नहीं होता, लीडरलेस ही होती है ऑलमोस्ट। हालांकि इस केस में हामी नेपाल के जो हैं नेता, उन्होंने इसकी शुरुआत करी, मोबिलाइज किया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये इनके हाथ से भी निकल गया। कुल मिला के इस समय काफी जरूरत ये है कि एक आर्मी और प्रेसिडेंट और जो दूसरी आपकी डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब मिलके एक पहले स्टेबिलिटी लाएं। एक इंटरिम सरकार को लाने की जरूरत है। एक क्योटिक सिचुएशन ज्यादा देर तक चलनी नहीं चाहिए और शायद चलेगी भी नहीं। और फिर वो इंटरिम जो भी अरेंजमेंट होगा उसके बाद फिर से दोबारा जो है जनता के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी सब फ्लॉज के बावजूद ये माना जाता है कि यही सबसे बड़ी और सबसे बेटर ऑप्शन रहती है। अब नेपाल के संदर्भ में कुछ लोग 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था, इससे पहले जब 2008 के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसको भी इस बारे में इसके लिए दोषी मानते हैं, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 275 जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसमें से 165 तो आती हैं आपकी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से और 100 आती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। नेट रिजल्ट ये होता है कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ नहीं आ पाती, और कई बार ऐसा भी देखा गया, जैसा कि इस बार भी हुआ, नेपाली कांग्रेस अच्छी खासी मतलब सबसे ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी शुरू में सरकार नहीं बना पाई। और अभी भी एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जिसमें कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस, जिनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में आइडियोलॉजिकल, वो एक अंडरस्टैंडिंग पे आके अब तक ये सरकार चला रहे थे। तो लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था, और वजह क्या थी कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो उन्होंने रोटेशनल प्राइम मिनिस्टर का फॉर्मूला निकाला। तो हो सकता है कि इस फ्लॉ को भी आने वाले समय में दूर किया जाए। हालांकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम नेपाल के साथ ही नहीं है, और भी बहुत सारे कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में हमने इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही रखा है। उसमें भी अपनी खामियां होती हैं, क्योंकि 51 और 49 की बात आ जाती है कि 49% लोग कुछ बात नहीं चाहते और 51 चाहते हैं, और वो बात मानी जाती है। बट कोई भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि एट द एंड ऑफ द डे
पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को ही फिर भी विद ऑल द फ्लॉज सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, और इसी को यहाँ रिस्टोर करने की जरूरत है। नए चेहरे आएंगे, युवा आएगा, कौन आएगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। बहुत से नामों की चर्चा भी हो रही है, जेन ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल ये परिस्थिति इस तरह की ज्यादा दिन तक बनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि फिर बाहरी ताकतों को इसमें इंटरफियर और इंटरवीन करने का मौका मिलेगा। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जल्दी स्टेबिलिटी वहां रिस्टोर होगी वही अच्छा होगा। हमारे खुले बॉर्डर्स हैं, बहुत सारे इसकी रिपरकशंस हैं, सालों साल पुराने हमारे संबंध हैं, और मुझे लगता है कि भारत हैंड्स ऑफ पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं अपनाएगा। डेफिनेटली इस समय हम आर्मी से भी बात कर रहे होंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप्स को भी इंगेज कर रहे होंगे। इंडियन और नेपाली आर्मी की काफी अच्छी में आपस में कोऑर्डिनेशन है। आर्मी चीफ इंडिया में रह चुके हैं काफी समय, चाइना में भी रहे हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन वंस अगेन वेरी ब्रीफली, ये सिचुएशन वहां कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा बिगड़ेगी तो फिर हालात को काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खामियां हैं तो उसे कलेक्टिवली मिलके एड्रेस करना होगा, और एक ऐसा सिस्टम वहां पे वापस एस्टैब्लिश करना होगा जिसके चलते हुए जब भी कोई भी सरकार लोगों के द्वारा चुन के आती है तो उसे एक कम से कम मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके सिर पे हर वक्त ये तलवार नहीं होनी चाहिए कि 6 महीने में उसे गिरा दिया जाए। बिल्कुल सर। और खास तौर पर अगर किसी भी देश में इस तरीके के हालात होते हैं तो वो तस्वीरें हमने श्रीलंका की देखी, वो तस्वीरें हम बांग्लादेश की अभी भी देख रहे हैं, हमने म्यांमार में ऐसे हालात देखे, किस तरीके की चीजें बदस्तूर वहां पर होती रही, और देश जहां पर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए वो कितना पीछे चला जाता है जब ऐसे हालात पनपते हैं, तो वो भी साफ तौर पर दिखता है। संजय केडिया साहब अगर हैं तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। मीनवाइल मैं संजीव श्रीवास्तव सर आपके पास आती हूँ। नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं, क्या नेपाल को एट द मोमेंट एक फेल्ड स्टेट के तौर पर कहा जा सकता है? अगर हाँ तो फिर किन वजहों से? दूसरा सर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नेपाल की इन परिस्थितियों को कैसे देखता है? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, अगर वो मीडिएट करें या स्थिरता लाने की कोशिश करें तो वहां पर कोई है जो इसके लिए तैयार भी हो ताकि नेपाल बेहतरी की तरफ बढ़ सके? देखिए पूर्णिमा जी, मैं नेपाल को फेल्ड स्टेट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। नेपाल एक बेहद मजबूत मूल्यों वाला राष्ट्र है, और जाहिर है कि अब लोगों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के भी बहुत बड़ा सम्मान है। 2008 के बाद से, जब से वहाँ पे राजतंत्र की समाप्ति हुई, उसके बाद से लोकतांत्रिक मूल्यों को लोग बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि जो लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र के जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ें, उसमें प्रगति हो। और जेन जी भी ये चाहता है, युवा भी ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य बने रहें, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा असेसमेंट है। और लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है पूर्णिमा जी, कि जिन नेताओं को, नेपाल के जिन नेताओं को नेपाल की जनता ने एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद 2008 में लोकतंत्र के मूल्यों को, संस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी दी थी, ये उन सभी की सामूहिक विफलता है। और उन्हें अब इस बात पे गहराई से आत्ममंथन करना होगा, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हो, या अन्य जो लोकतंत्र के मूल्यों में विश्वास करने वाले जो दल हैं, सभी को इस बात पर आत्ममंथन करना होगा कि ये विफलता आखिर क्यों हुई, और उसके ऊपर और उन्होंने जाहिर है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। ठीक है, 2015 के संविधान में कुछ खामियां हो सकती हैं और गलतियां कुछ हो सकती हैं, जिसको कि सुधार करने की आवश्यकता है। संवैधानिक सुधारों की मांग भी ये जो जेनजी कर रहा है, उसने जो अपनी बातें रखी हैं उसमें एक नए तरीके के संविधान को भी, संवैधानिक सुधारों को भी करने की वो मांग रख रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जो समस्या है, जनता के साथ संवाद स्थापित न करने की जो समस्या है, जो वहाँ पर बेरोजगारी का जो संकट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुद्रास्फीति का संकट है, आर्थिक संकट जो वहाँ के युवा फेस कर रहे हैं, आम जन फेस कर रहे हैं, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो, सभी को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको जाहिर है कि ये जो सरकार है, चाहे केपी शर्मा ओली की सरकार रही हो या जो कोalition की जो सरकारें वहाँ बनी, सभी ने इग्नोर किया। अपने अपनी खजानों को, अपने अपनी जेबों को जो भरने का जो भ्रष्टाचार वाला जो कृत्य किया, उसके वजह से काफ़ी लोगों के अंदर असंतोष है। और पूर्णिमा जी, ये जो असंतोष है
वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवा व्यक्त करते थे, लोग व्यक्त करते थे, लोग अपने दुख दर्द को एक दूसरे के साथ शेयर करते और उसी को थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने उनके साथ संवाद स्थापित न करते हुए उनके मुंह पर पट्टियां लगाने का काम किया, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है ताले जड़ने का काम किया। और जब वो सड़कों पर आए तो दूसरा जो ब्लंडर इन्होंने किया केपी शर्मा ओली ने कि गोलियां चलाई, तो जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो केपी शर्मा ओली की सरकार है, जाहिर है कि उसने जरा भी बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि वहाँ पर रक्तपात हुआ है, वहाँ पर लोग मारे गए हैं, ये सरकार भी गिर गई है, उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूँगा कि नेपाल की लोकतंत्र का जो भविष्य है अभी भी सुरक्षित रह सकता है, बशर्ते कि ये जो विद्रोह हुआ है उससे वहाँ की जो शासन करने वाले जो नेता हैं, लोकतंत्र की जिम्मेदारी लिए हुए जो नेता हैं, कुछ लेसन्स ड्रॉ करें, लेसन्स लर्न करें। आने वाले समय में जब भी कभी वहाँ जो चुनाव हो, अभी तो तात्कालिक आवश्यकता है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाए, एक अंतरिम सरकार बने और अंतरिम सरकार वहाँ के लोगों के साथ संवाद स्थापित करे और एक फिर से एक फ्रेश इलेक्शन हो और ये जल्द से जल्द हो, जितना से जल्द हो उतना अच्छा होगा। और जब सरकार बने तो उसके बाद आपको जनता के साथ संवाद स्थापित करके और उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कार्य करना होगा, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा, डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शंस की आवश्यकता है, तभी जाकर के यह असंतोष शांत हो सकता है। और वो सब दोबारा ना हो जो फिर से हुआ, क्योंकि जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, लेकिन जो उस लोकतंत्र की नींव होती है उस नींव को बरकरार रखने की जरूरत है। संजय केडिया साहब आपके पास आते हैं, फिर बरकत राम जी आपके पास आती हूँ। केडिया साहब, सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर नहीं बल्कि एक वहां के आप रिहायशी हैं, रहने वाले लोगों में शामिल हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या नेपाल के लोग अभी भी एक बेहतर लोकतंत्र की आस लगाए बैठे हैं? अगर मैं निवेशकों के हिसाब से बोलूं या आप जैसे बिजनेसमैन लोगों के हिसाब से बोलूं तो उनके सेंटिमेंट्स अभी क्या हैं? क्योंकि आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ जला देना, एक आक्रोश ऐसा सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अंत में आते आते पता नहीं बचेगा क्या, और तब तक शायद बहुत देर ना हो। नहीं, बिजनेसमैन लोग तो काफी दहले हुए हैं कि मतलब ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब नेपाल में क्या हर एक 10 साल में कुछ न कुछ मतलब उठापटक होती रहती है, उथल पुथल हो जाती है, कुछ न कुछ। कभी मतलब माओवादी का चला, कभी मधेश आंदोलन चला, कभी मतलब कुछ न कुछ मतलब गणतंत्र की लड़ाई हुई, कुछ न कुछ होती रहती है। तो व्यापारी लोग कभी भी स्थिर नहीं हो पाए कि मतलब यहाँ इन्वेस्ट करें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आने को मतलब इतने निगेटिविटी है कि वो आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं आ रही है। नेपाल टूरिज्म और हाइड्रो के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है नेपाल में। और ये टूरिज्म इंडस्ट्री में भी होटलों में आग लगना, चाहे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में, चाहे ये मतलब ये बहुत दर्दनाक और बहुत ये स्टोरी हो गई। और बेसिकली जेएनजी की अभी डिमांड भी क्या है, लोग संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव चाह रहे हैं, वो भी अभी पूर्ण रूप में नहीं आई है। अभी तो उन लोग सिर्फ पीएम किसको बनाना है उसी में उलझे हुए हैं आपस में। तो आप लोगों का सर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है? अगर इतने बुरे हालात हैं तो एज अ बिजनेसमैन या आपकी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, आप लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस वक्त क्या है वहां पर? सर्वाइवल तो अब हम लोग का तो जो है नेपाल में ही है, जीना यहाँ मरना हुआ यहाँ वाला हाल है हम लोग का। तो जो बिजनेस है मतलब बिजनेसमैन का तो कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, लेकिन बस ये हर 10 साल में एक नया कुछ न कुछ मतलब उठा पटक ये हो जाती है। अब बिजनेसमैन तो काफी हतोत्साहित है कि मतलब कि अब क्या आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस सेक्टर में करें। ठीक है। बरकत राम जी, संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास पर हमले, किस तरीके की सिचुएशन है नेपाल में वो हम सब ने देखी। आपको ये जनाक्रोश दिखता है, षड्यंत्र दिखता है, सत्ता के लालच में सत्ता को हटाने का षड्यंत्र दिखता है? क्या समझ में आता है आपको नेपाल में इस वक्त चल रहा है? और क्या वाकई में अगर लोकतंत्र हट जाए, राजशाही वापस आ जाए तो स्थिरता आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, लोकतंत्र को ही बहाल करना होगा। जो युवा है वो आज आक्रोशित क्यों है? युवाओं की जब भी किसी जगह पे, किसी भी देश में
जब भी उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाएगा, उनसे संवाद बंद कर दिया जाएगा, तो एक ना एक दिन वो सड़कों पे उतरेंगे ही। और अभी जो हाल है, कितना आतंक फैला हुआ है, मरने जीने पे लोग उतर पाए हैं। आपने अभी उन बिजनेसमैन को सुना जो कह रहे थे यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, पहले जीवित तो रह लें फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना, कौन इन्वेस्ट करेगा। इतनी अस्थिरता में क्या होगा, कुछ भविष्य नहीं है। जबकि मोदी जी हमेशा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं हमेशा सबके लिए, चाहे कोई भी पड़ोसी हो, कि वो ये मेरी फैमिली है और फैमिली में पीस बनी रहे और पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अस्थिरता वहाँ ख़त्म हो, जो भी जिसका भी वहाँ पर इलेक्शन हो और जो भी आए, कम से कम करप्शन फ्री एक आए सरकार, जो कि युवाओं के अंदर एक विश्वास, बहुत ज़रूरी है एक विश्वास पैदा करना। आज आप देखिए, आज भी आप फ्लड विक्टिम से मोदी जी बात कर रहे हैं, हर जगह का जायजा ले रहे हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं, आखिर क्या ज़रूरत है? इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब आप संवाद नहीं करेंगे, जब आप युवाओं की समस्याएं नहीं सुनेंगे, कब तक आप नज़रअंदाज करते रहेंगे? तो एक स्थिर सरकार है हमारी, तभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, तभी तो हमें अमेरिका भी कुछ नहीं कह पा रहा, तभी हमारी हर जगह साख बनी हुई है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। अब करप्शन इतना बढ़ गया था, लोगों ने अपने खजाने इतने भर लिए कि युवा जो है बिल्कुल आक्रोशित हो गया, सड़कों पे उतरना पड़ा उसे। और अब जो उनकी मांगे अगर अब ना सुनी गई, फिर वही होगा, वही रिपीट होगा। तो हमें हर प्रकार से वहाँ शांति बनाए रखने के लिए अपील करनी चाहिए। और रही बात, आपने सुन ही लिया है, सभी नेताओं को ये आदेश दिया गया है कि कोई भी नेपाल के मुद्दे पे कोई भी टिप्पणी ना करे, क्योंकि आपकी कही हुई टिप्पणी आग में घी का काम करती है। और वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। जल्द से जल्द वो जो युवा है उनके साथ बातचीत करी जाए और जल्द से जल्द एक नई सरकार बनाई जाए। और जो नया नाम आया है सामने, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने तो बिजली विभाग में इतना काम किया, नेपाल को बिजली दी है। तो जिसने नेपाल को बिजली दी है, हो सकता है वो राजनीति का अंधेरा भी हटाकर वहाँ पर भी उजाला लाने की कोशिश करे। तो मैं समझती हूँ कि जो ओली ने किया और उसे भागना पड़ा, ऐसा जो नया आए, जिसे भी चुना जाए, उसे भागना ना पड़े, वो फेस करे सिचुएशन को और जो गलतियां रही हैं उन पर सुधार करे। ठीक है, लेसन्स लर्न। जी, लेसन्स है ये, और सॉल्यूशंस पे हमें हमेशा बात करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी। क्योंकि युवा जो जब भटक जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो भटक भी जाता है। अभी बहुत सारे जो फॉरेन जो देख रहे हैं इस पे, इसमें सोच रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेपाल पे कब्जा करने के लिए, फायदा उठाने की कोशिश, उनका फायदा उठाने की कोशिश, उन्हें भी रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इंटरवीन ना कर सके वो लोग, और ये एक नई प्रकरण शुरू हो नेपाल का। कंचन जी, ये भी बार बार क्यों निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक दलों का एजेंडा ही है, मतलब अगर दूसरे को हटा दें तो खुद बैठ जाएं। लेकिन मैं भविष्य की तरफ ज्यादा चिंतित हूं नेपाल के, क्योंकि नेपाल में स्थिरता इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपसे शुरुआत में भी ये सवाल पूछा था कि आखिर किसी नाम पर क्यों नहीं सहमति बन पा रही, जिनका नाम सामने है वो उस कुर्सी पर बैठने से इनकार क्यों कर दे रहे हैं? क्या ये विश्वास नहीं है वहां पर उन लोगों को कि व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे, या जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्टअप हो गया है वहां की जनता के साथ, या जनता इतने समय में अक्ता चुकी है इन सब चीजों को देखते हुए कि उसका किसी पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? जरूर जरूर पूर्णिमा जी। और अभी हमारे अग्रज तभी मित्र संजीव जी ने कहा कि ये पूरे नेताओं की विफलता है, और युवाओं को समझना होगा कि नेताओं की विफलता लोकतंत्र की विफलता नहीं है। ये लोकतंत्र ही है जिसके कारण हम लोग, अगर पॉलिटिक्स, राजनीति, इफ दे डोंट लिसन टू अस स्पीक, रोड्स विल ऑलवेज, स्ट्रीट्स विल ऑलवेज स्पीक। ये डेमोक्रेसी की बात है। और इसीलिए ऐसे हालत में मुझे लगता है कि तुरंत कोई स्पष्ट रास्ता निकलना मुश्किल है, और अगर निकली भी तो उसे टिकाऊ और सही दिशा में ले जाना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए संविधान के बाहर से सरकार बनाने की कोशिश के खिलाफ भी नागरिक समाज, वकील, पत्रकार
और कलाकार लोग भी आवाज उठाने लगे हैं अभी। और इस समय समाज संविधान के अंदर ही, संविधान के भीतर ही समाधान खोजने और संविधान से बाहर समाधान खोजने के बीच नहीं, पर बढ़ता हुआ समाधान मुझे नहीं है ना, दिखाई दे रहा है। घमासान है ना कंचन झा जी, मैं यही तो कह रही हूँ। पीएम को लेकर घमासान है, कौन बनेगा, बन जाएगा तो स्थिरता ला पाएगा क्या, स्थिरता लाना होगा तो कहां से समाधान, मतलब राजशाही वापस समाधान दे देगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई तो चुनकर आए, तब तो हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। सड़कों पर मौजूद आंदोलनकारी तो समाधान तय नहीं कर पाने की पोजीशन में है इस वक्त, किसी को तो चुनना पड़ेगा। That's why we have a constitution in place, और समाधान संविधान के तरह ही निकलेगा तो एक लोकतांत्रिक समाज में जो अंधकार अभी हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। और सिर्फ ये भी समझना होगा कि सिर्फ 2 दिन में बड़ी राजनीतिक शक्तियों और उनकी विरासत खत्म हो चुकी है, ये सब मानकर अगर आगे बढ़ना भी खतरनाक होगा। पहले जो दल बड़ी ताकत बनकर उभरे थे उनकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो संविधान है नेपाल में वो बहुत संघर्ष से, बहुत बलिदानी से, बहुत शहादत और युवाओं के संघर्ष से ये बनी हुई संविधान है। मधेश जिस क्षेत्र में हम हैं, हम लोग को हमेशा इस संविधान के खिलाफ हम लोग बोले हैं। जब बन रहा था तभी भी मोर देन 100 लाइव्स वर टेकन ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम लोग भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पर जितना संशोधन चाहिए, जो अमेंडमेंट चाहिए, हम तभी उस दिन भी ये बात कह रहे थे कि 100 से 150 कानून हम लोग को बनाना है इस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोकतंत्र जो है वो कोई मंजिल नहीं है, हम लोग खुद ही मुसाफिर है। उर्दू में बड़े हिंदी में एक शेर है, गोया खुद ही मंजिल हूँ, मुसाफिर भी खुद हूँ। सो लोकतंत्र में मंजिल भी हम लोग हैं, वो मुसाफिर भी हम लोग हैं। और जनरेशन जी को सोचना होगा कि अभी जो एक जो कॉन्सेंसस बन के अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं, संविधान में अभी भी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट सभामुख हैं और उन लोग का जो डिमांड है उनको आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और एक लास्ट हम बात रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की तो बहुत जरूरत है ही, लेकिन बाकियों का डिमांड जिस पर ये आंदोलन बुनी गई वो उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग भटक रहे हैं और ये युवा लोग भटक रहे हैं। बस यही बात मैं पूछते हुए आपसे जरा हेडलाइन की तरफ जाऊंगी, फिर उसके बाद आंचल मल्होत्रा सर, केरिया साहब मैं आपके पास भी आती हूँ, संजीव सर आपके पास भी, वर्षा जी भी। लेकिन मेरा सवाल बस एक इतना सा है कि आज की जिस तरीके की परिस्थितियां हैं नेपाल में, ये भी बहुत जरूरी है कि जो आंदोलनकारी हैं वो किसी का पपेट ना बने, उनके स्वार्थ के लिए उनके हाथ का हथियार ना बने। ये कैसे सुनिश्चित होगा? जी, शुरू में ही जब हम कहे थे कि ये 8 सितंबर की शुरू में एक क्रांति थी, लेकिन 9 सितंबर की रात 10 बजे ये एक भ्रांति में परिणत हो गई थी, तो उसको एक ठो लोकतांत्रिक, एक ठो सभ्य समाज के लिए संविधान हम लोग के पास ऑलरेडी है। वो संविधान में बहुत सारे कारण है, बहुत सारे उपाय सब है जिसको ये एड्रेस कर सकते हैं। और साथ साथ ही आपको स्पेशल पावर्स सभी लेके आपको जो सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत है, उस पर भी राष्ट्रपति काम करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं। और वो इंटरिम गवर्नमेंट का मांग ये होना चाहिए कि इलेक्शन तो कराना ही है, लेकिन अभी डेमोक्रेसी आने से, 1990 में डेमोक्रेसी आने से अभी तक सिर्फ नेताओं का तो करना ही है, संपत्ति छानबीन सब, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ, हमारे पुलिस के हुए, हमारे आर्मी के हुए, ये सब का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी हर एक लेवल पर एक फिल्ट्रेशन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। Definitely, politics has become that dirty pool where not only political leaders but everyone is taking chance there। और ये नेपाल के लिए एक सुवर्ण अवसर है कि हम लोग नया एक बड़े बदलाव की तरफ और बेहतर बदलाव की तरफ हम बढ़ सके। और इसके लिए उदाहरण नेताओं के लिए सिर्फ नहीं, और की ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी फोर्सेस हुए, पुलिस हुए, आर्मी हुए, सबका छानबीन होना जरूरी है। मैं क्विकली जी अभी क्या करना है, हमें समस्या तो अभी दिख रही है, तो अभी कुछ सोचना होगा। दैट इज गोइंग टू टेक कितना टाइम लगेगा? अभी आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस, और वी हैव अ प्रेसिडेंट, वी हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, वी डू हैव स्पीकर ऑफ द हाउस। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए अभी भी लोग हैं। नेपाल में अभी अस्थिरता फैली हुई है सर, और चीन का नाम कई बार आया, एक शैडो प्लेयर के तौर पर आया। केपी शर्मा ओली का टिल्ट चीन की तरफ किस तरीके से रहा,
क्या ये ठीक कहना होगा, एंड यू आर एन एक्सपर्ट, मैं इसीलिए आपसे इस सवाल पूछ रही हूं कि चीन की भूमिका कैसी रही इस दौरान, और आने वाले वक्त में क्या कोई पॉजिटिव / नेगेटिव चीन का रोल हो सकता है? देखिए, इस समय जो सरकार में लोग हैं, चाहे वो ओली साहब हों या प्रचंडा हों, वो तो चाइना के काफी चहेते हैं। तो मुझे कोई ऐसा औचित्य दिखाई नहीं दे रहा कि इस उथल पुथल में कोई चाइना का रोल रहा होगा। जहाँ तक केपी ओली, उनका झुकाव जो चाइना की तरफ है, ये सर्वविदित है, हम जानते हैं इस बात को। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की नीति बहुत साफ है इस बारे में। हम खुद अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यानी हमें अपनी चॉइस है कि किसको अपने दोस्त चुने, किससे दोस्ती करें, किससे नहीं करें, और बैलेंसिंग करें। ये सब हमारी खुद की भी यही पॉलिसी है। तो हम पड़ोसियों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सिर्फ भारत की तरफ देखें और चाइना की तरफ नहीं देखें। लेकिन बॉटम लाइन जो भारत की पॉलिसी है इस विषय को लेकर, वो साफ है कि आप चाइना से दोस्ती करिए, आप किसी XYZ से दोस्ती करिए, लेकिन आपकी उस दोस्ती का खमियाजा भारत को किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी हमारी देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। तो ये बात है इस समय। अब इस क्योटिक पोजीशन में चाइना कुछ बढ़ के कुछ करने की सॉफ्ट पॉलिसी नहीं अपना सकता, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर है, ओपन बॉर्डर्स हैं, सिक्योरिटी का सवाल है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एक संभावना है। इस समय का दुरुपयोग करके बहुत से एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है यहाँ आ सकते हैं, फिर हमारे व्यापार पे इसका असर पड़ेगा, और जनरली हमारी जो स्टेबिलिटी चाहिए हमें नेबरहुड में विकास की दृष्टि से, वो उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। तो इससे में क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, जाहिर है सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना वहां पे। फिर कोई ऐसा एक इंटरिम सेटअप होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, जो एजिटेशन कर रहे हैं उनको भी, और जो आम पब्लिक है उसको भी लगे कि हाँ भाई, कुछ लोग आए हैं, चाहे कुछ समय के लिए आए हैं, एक नई दिशा देंगे। 6 महीने में, साल में दोबारा इलेक्शंस होंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी कि किसको उन्होंने लाना है। लेकिन जो बार बार बात कुछ लोग कर रहे हैं कि संविधान के अंदर ही होना चाहिए, अगर उसका ये मतलब है कि संविधान के अंदर रहकर राष्ट्रपति कोई मल्टी पार्टी या ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाए, और फिर वो पुरानी कहावत के तौर पे पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के परोसे, तो वो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्टेबल होगा जेन जी को खास तौर से। तो कुछ नए चेहरे तो उनको लाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि बजाय आर्मी का एक रोल है, आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में इस समय, पुलिस अथॉरिटीज का भी वही रोल है। और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या दूसरे जो संविधान के तहत जितने लोग हैं वहां पे, वो सब मिलके कुछ ऐसे लोगों को चुने जो इंटरिम सरकार बनाए और इसको आगे बढ़ाए। तो ये तो दिख रहा है इस समय, बाकी आने वाले दिनों में क्या हो। बिल्कुल सर, दैट्स अ फ्यूचर कॉज। थोड़ा सा अचल सर, बीच बीच में आपका नेटवर्क कंटिन्यूअसली जरूर ब्रेक हो रहा था, बट आई थिंक योर पॉइंट हैज बीन वेरी क्लियर। संजीव श्रीवास्तव सर, क्योंकि अभी पड़ोसियों की हमने बात की और भारत के पड़ोसियों की बात की, हमने बहुत उथल पुथल देखी है। नेपाल में हमने उथल पुथल देखी, म्यांमार से लेकर बांग्लादेश में हमने उथल पुथल देखी, श्रीलंका में हमने उथल पुथल देखी, चीन हमारे पास है, पाकिस्तान क्या है, एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन इस उथल पुथल के बीच में नेपाल में मची हुई उथल पुथल साउथ एशिया में क्या आपको लगता है एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक चैलेंज इस वक्त है, और अगर है तो फिर उसको कैसे हैंडल करना? निस्संदेह ये एक भारत के लिए भी बड़े चिंता का विषय है, और नेपाल के साथ तो हमारे बहुत ही विशेष और गहरे संबंध हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो संबंध हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। और ये जो नेपाल के अंदर अगर अस्थिरता होगी तो जाहिर है कि भारत को भी इससे दुख होगा, भारत के लोग भी इससे व्यथित होंगे। तो नेपाल के अंदर की जो स्थिरता है वो आनी चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सरकार की
नेपाल की जो पूरी स्थितियों को लेकर के बहुत ही पैनी नज़र है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अपने पड़ोसियों को सर्वप्रथम स्थान पर रखता है। नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है और इस तरीके की जो भी अस्थिर स्थितियां पूर्णिमा जी, चाहे वो श्रीलंका में रही हों, चाहे वो बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी, म्यांमार में जो स्थितियां बनी या अब नेपाल में जो स्थितियां घटित हुई हैं, सब पे भारत की एक सलाहकारी भूमिका भी रही है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यही बात भारत ने म्यांमार के संदर्भ में भी कही थी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए। बांग्लादेश में भी ये भारत ने सलाह दी थी कि वहाँ पर ऐसे जो साजिशकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हो और लोकतंत्र की संस्थाओं की जो बहाली हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फिर से वापस लौटें। और इसी तरीके से हमने श्रीलंका को भी बहुत बड़ी मदद पहुँचाई थी। साथ ही साथ अब नेपाल में जो स्थितियाँ हैं उसमें भी भारत नेपाल को हर तरीके की मदद देने को तैयार है। लेकिन एक बात मैं इसमें कहना और चाहता हूँ, जैसा कि हमारे भाई कंचन झा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये नेपाल के लोकतंत्र के नेताओं की पूरे नेपाल के लिए एक अवसर के तौर पर भी बदल सकता है, बशर्ते कि उससे वो लेसन्स लें और इस पूरी जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसमें वो ऐसे मेजर्स उठाएं, बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण, जिम्मेदारी भरे जो है निर्णय लें। और वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस अवसर को जाने न दें और यही नेपाल के भविष्य के लिए अच्छा होगा। जैन जी को भी चाहिए कि जो लोकतंत्र वहाँ पर बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ बने रहें, संस्थाएं बनी रहें, संवैधानिक जो प्रक्रियाएं वहाँ पर चलती रहें, इसको भी जैन जी को भी केंद्र में रखना होगा। सभी को लोकतंत्र का जो मूल्य है, लोकतांत्रिक भविष्य को केंद्र में रखते हुए अपने निर्णय लेने होंगे और तभी सहमतियां बन सकती हैं। यदि पहले के जो दौर में यही हुआ है कि वो सत्ता लोलुपता रही है, भ्रष्टाचार रहा है, जनता के हितों की अनदेखी करने का, इग्नोर करने का जो रुख रहा है, वो सब अब दूर होना चाहिए। और लोकतंत्र वहाँ पर कैसे मजबूत हो, नेपाल प्रगति के रास्ते पर कैसे बढ़े, उत्थान हो, विकास हो, संपन्नता कैसे आए और वहाँ की आर्थिक समस्याएं कैसे दूर हों, बेरोजगारी का जो संकट कैसे दूर हो, इन सारे विषयों पर आने वाली जो भी सरकारें हैं, चाहे वो अंतरिम सरकार हो और या जो इलेक्शंस के बाद जो सरकारें बने, सभी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके लिए सर फिर बहुत जड़ से सफाई करनी होगी। फिर इसके लिए बहुत जड़ से सफाई, क्योंकि उन्होंने जब मगेशी का जिक्र किया तो किस तरीके से ऊपर के इलाके, नीचे के इलाके में एक बायसनेस देखने को मिली, कैसे भेदभाव की स्थिति कंटिन्यूअसली वो चलती आई है फिर हमेशा से। और यही वजह थी कि फिर लोगों ने राजशाही को हटाकर फिर लोकतंत्र के चुनाव करने की जरूरत, तो बहुत जड़ से इसकी सफाई करनी होगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता था कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी आता है। लोकतंत्र को चलाना एक बहुत बड़े दायित्व को निभाने जैसा है। पाकिस्तान में आप देखिए तो वहाँ पर किसी भी लोकतंत्र के नेता को वहाँ पे सेना ने बढ़ने नहीं दिया और वहाँ पर लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र बन के रह गया। लेकिन नेपाल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ के लोग, वहाँ का जो जेन जी हो, चाहे अन्य जनरेशन के लोग हों, वो ऐसे लोगों को जरूर पसंद करेंगे कि जिनके के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव हो और ऐसी जो गार्जियनशिप जो अगर कोई दे सकता हो, कोई ऐसा चेहरा आ सकता हो, चाहे वो सुशीला कार्की जी हो या कोई अन्य हो, उसको वर्तमान समय में एक जिम्मेदारी लेनी होगी, अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी या और उसके बाद जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे उसके बाद भी एक जिम्मेदारी भरे भाव से कार्य करना होगा। दिया चाहिए जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए नेपाल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केडिया साहब 30 सेकंड्स आपके कमेंट के लिए रखूंगी, फिर बरखा जी आपके लिए भी, और एक क्लोजिंग कमेंट कंचन जी आपसे लूंगी। केडिया साहब, जो लोग अभी भी राजशाही की बात कर रहे हैं, गिने चुने लोग होंगे लेकिन कर रहे हैं, तो क्या वो पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा नहीं है? नहीं, राजशाही तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राजशाही को तो बहुत पहले उखाड़ के फेंक चुके हैं। बात करने वाले सर अभी भी कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, बात करने वाले तो मतलब कुछ भी करेंगे। ठीक है सर, वो होता ही रहेगा। कोई यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही चाहिए नेपाल में। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेट कंट्री है, इसलिए ये राजतंत्र का कोई भी कुछ मतलब यहाँ पे नहीं। ठीक है, कंचन जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, 30 सेकंड्स रखूंगी आपके लिए भी। अनम्यूट करेंगे कंचन जी। जी सॉरी, मैं एक तो महत्वपूर्ण बात रख के अपना बात खत्म करूंगा कि अस्पष्टता के बावजूद भी संविधान के भाग 30 में
आपातकाल का प्रावधान है जिसे राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, और लेकिन केवल ये 6 महीने के लिए प्रावधान है। प्रतिनिधि सभा जो है उसको भी भंग होने पर भी राष्ट्रीय सभा जो बनी रहती है और उसकी भूमिका बढ़ जाती है। इसीलिए हाल ही में अभी देखिएगा तो रामचंद्र पौडेल जी राष्ट्रपति ने लिखित संदेश भी दिया है, और छात्रों और नागरिक समाजों को के नेताओं को भी अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान से बाहर जाने की मांग कर रहे हैं। अंतिम में हम क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना आसान है कि अब नेपाल किस रास्ते पर जाएगा, कहना आसान तो नहीं है, लेकिन कानूनी जानकारों से अब अगर बात कीजिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि ये स्टेट नेसेसिटी या जो पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत की ओर भी हम लोग बढ़ सकते हैं, और जिसमें संविधान और कानून, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी ये यथावत रहे। और इसको अंतिम में हम 10 सेकेंड लेंगे कि सकारात्मक रूप से सिर्फ देखा जाए तो समाधान संविधान के भीतर ही है, और इसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जाए। आधा समाधान तब मिल जाता है जब समस्या के बारे में पता चल जाए। ये अच्छी बात है कि समस्या के बारे में पता है तो समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जल्दी से बरखा जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट, टाइमर रख रही हूँ मैम, फिर वाइंड अप करूँ। लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, जल्द से जल्द युवाओं की जो समस्या है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, न्यू फेस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करिए। न्यू फेस वो होना चाहिए जिसपे जनता ट्रस्ट कर सके, और वो एक सही काम और सही दिशा में होना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द जो एक माहौल बना हुआ नेपाल में वो एक नेगेटिव माहौल है, और उसे वहां पर सब कुछ सही बेहाल हो और वहां की जनता खुश रहे। और जब भी हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो हम भी दुखी बिल्कुल हैं। ठीक बात है। उसे और नेपाल जल्द से जल्द बिल्कुल, और नेपाल का भविष्य उसी राह पर टिकेगा जहां पर जनता का भरोसा कायम रहेगा। जो जनता आज सड़कों पर उतरी है उसके उस भरोसे को वापस पाना ही मुझे लगता है एक बड़ी जीत के तौर पर जो भी संभाले, देश को संभाले, आगे बढ़ाए, ये उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंचल मल्होत्रा सर, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, संजय केडिया साहब, कंचन झा जी और साथी बरखा जी आपका भी शुक्रिया। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना।